Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. बच्चों ऑडिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ सर। बच्चों, हाँ बच्चों शुरू करें। अंताक्षरी लेके हरि का नाम। किसी के पास कोई डाउट आउट हो तो पूछ लो जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। यस सर। हाँ बच्चों, सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ाया भी नहीं गया लास्ट ईयर। एक एक करके पूछो बच्चे। सर कॉन्सेप्ट में डाउट है। हाँ अमन पहले तुम पूछ। हाँ अमन क्या कह रहा है? सर जो आपने सर वो एसएनआई करवाई थी, हाँ सर उसमें जो सर कुछ लोग बता रहे सर पिरीडीन की प्रेजेंस होती है तो SN2 होता है। क्या होती है? सर एक मिनट। हाँ तब तक और कोई पूछ लो। यस सर पी ब्लॉक में पढ़ाया नहीं गया लास्ट ईयर। पी ब्लॉक पढ़ाया नहीं गया लास्ट ईयर। यस सर। 11th क्लास में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 नहीं पढ़े हैं आपने, यही तो है। हम लोग यहीं पे थे सर स्टार्टिंग से, लास्ट ईयर भी। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, जब ये 11th का रिवीजन प्लान आएगा ना तब उसमें हम 11 वो वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में बच्चों पी ब्लॉक आएगा और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। ये संडे। इस बार ये बताओ टेस्ट अटेम्प्ट भी करें, क्योंकि ऑब्वियसली 2 लेक्चर्स में तो नहीं होगा पी ब्लॉक। नहीं बच्चे अभी 14th को नहीं है, वो पोस्टपोन हो गया है। 31st को होगा वो टेस्ट आपका। अच्छा टेस्ट पोस्टपोन कर दिया? हाँ पोस्टपोन कर दिया कहीं है। भी नहीं हुआ हुआ है क्या सर अब तक पी ब्लॉक? नहीं बच्चे कहीं नहीं हुआ है, इसलिए सब जगह ऐसा ही लैग चल रहा है। एक्चुअली सब जगह ना एक सेम सिचुएशन है। जैसे ऑर्गेनिक शुरू हुई है ना तो बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है कि उनकी ऑर्गेनिक 11th की बहुत खराब थी। ठीक है सर तो फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर ही स्टार्ट कर लेते। नहीं ऑर्गेनिक चल रही थी बच्चे, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता ना, थोड़ा नहीं सा सर सजेशन दे रहा था मैं तो। नहीं सजेशन भी मेरे काम का नहीं है। हाँ और कोई सर एक डाउट था। सर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। हाँ सर ऑर्गेनिक की क्वेश्चन ना सर अप्रोच नहीं हो पा रही, मतलब कांसेप्ट्स क्लियर है लेकिन अप्रोच नहीं हो पा रही। ऑर्गेनिक में अप्रोच नहीं डेवलप हो रही। अदिति बच्चे ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है पी ब्लॉक। और ये ना पी गंदा वाला लिखा है, स्मॉल पी आएगा, ये स्मॉल पी है। सर अब पूछूं? हाँ पूछ बच्चे। सर जो सर आपने बताया था कि जब पिरीडीन मतलब SNI में जब पिरीडीन नहीं होता है, तो जब आप SNI करा रहे थे तो जब पिरीडीन होता है तो SNI होती है और सर पिरीडीन नहीं होता है तो SN2 होती है। अच्छा सर आपने बताया था ऐसा। अच्छा तो लेकिन सर YouTube पे सर मैंने एक वीडियो देखी थी सर, वो उल्टा कह रहे थे। देखना बच्चे, मेरे पास है ROH था ना, OS डबल बॉन्ड OCl होगा ना, पिरीडीन नियम क्लोराइड NH प्लस Cl माइनस, ये निकल जाएगा, यही होगा ना। यस सर। तो बच्चों एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है सर, लिंक शेयर कर दो बच्चों, 1 सेकंड में शेयर करता हूँ। और कोई डाउट भी है बच्चों? सर डाउट्स तो सर बहुत सारे हैं, आप कोई और सिस्टम नहीं हो सकता सर डाउट्स का? बच्चों एक सिस्टम हो सकता है, हम वीक में एक दिन स्पेसिफाई कर लें डाउट्स के लिए। क्योंकि सर बड़े सारे क्वेश्चंस में ना छोटे छोटे डाउट्स हैं, मतलब और हम कोई भेज भी नहीं सकते, और ऑर्गेनिक के डाउट दिखाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। हाँ बच्चे ये बात मैं एग्री करता हूँ। तो सर ऑर्गेनिक में क्वेश्चन की अप्रोच नहीं बन रही,
सूर्यांश बच्चे वो अप्रोच के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो एज सुन एज पॉसिबल हम एक डाउट सेशन कर लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डाउट करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ सर पहले 11th का पी ब्लॉक पढ़ा देते सर, तो हमारा थोड़ा फ्लो हो जाता, मतलब क्या बच्चे, क्या दोबारा बोलो? सर मैं कह रहा हूँ कि सर आप पहले 11th का पी ब्लॉक पढ़ा देते हैं, देन 12th को कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा 11th का पी ब्लॉक पढ़ा दूं, उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनेगी। तो जल्दी में पढ़ा लो, कोई बात हाँ नहीं। जी सर, हाँ जी सर, पर थोड़ा रिक्वेस्ट है सर, मतलब हमारी तरफ से। अच्छा अच्छा बच्चों ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। अगर मैं जो 12th का पी ब्लॉक है वो इस फ्लो में पढ़ाऊं कि आपको 11th वाले की जरूरत ना पड़े, तब चलेगा? नहीं यस सर। फिर 11th का रह जाएगा ना सर पी ब्लॉक। बच्चे 11th का रिवीजन प्लान हम बनाएंगे, पहले 12th का सिलेबस जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी कवर करके हम 11th का रिवीजन प्लान बना लेंगे, सर ठीक सर है? बाकी एनसीईआरटी कर ले 11th की, तो भी सही है ना? क्या बच्चे? बाकी आप सर एनसीईआरटी कर ले 11th की पी ब्लॉक की, और बाकी आप 12th का करा ही रहो। बिल्कुल 11th का बिल्कुल, अगर कर सकते हो तो 11th की एनसीईआरटी कर लो, मोर देन एनफ है। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज है वो जब भी हम वो करेंगे ना रिवीजन प्लान, उसमें कवर कर लेंगे। बच्चों मैं तुम्हें एक फ्रेम बता देता हूँ किस फ्रेम में हमें पी ब्लॉक पढ़ना है, तो आपको चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ो या मेरे से पढ़ो। स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ बच्चे पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है आज। सर और एक तो ये लिंक भी ज्वाइन नहीं हो पाती, वेबसाइट से ज्वाइन करते तो आधे पागल हो जाते। छोड़ो सर, आप कंटिन्यू करो। चलो चलो बच्चों देखो, अगर मुझे इनऑर्गेनिक का कोई ग्रुप पढ़ना है, अगर कोई भी ग्रुप पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, तो मुझे कुछ चीजों को, कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो आपको बहुत आसानी होगी। बच्चों ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स होंगे ना? यस सर। और ये ग्रुप में एलिमेंट्स किस ऑर्डर में रखेगा यार? वो सारे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल में आ रहा है या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वो सेम ग्रुप में रखेगा या? सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनके साथ इनमें कुछ कुछ चीजें हम देखते हैं ग्रुप में बच्चों। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कुछ देखने को मिलेंगी। यस सर। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इस तरह का कुछ ट्रेंड देखने को मिलता है। यस सर। तो क्या ये रेगुलर ट्रेंड होता है या कुछ जगह एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं? बहुत जगह। तो मतलब जो ये ट्रेंड है ये रेगुलर नहीं रहने वाला है। सर हाँ बच्चे। सर अभी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी ज्वाइन हुई है। आपने इससे पहले कुछ बताया? बस मैंने बच्चे अभी शुरू किया है ये बताना कि किसी भी ग्रुप को हमें इनऑर्गेनिक में किस तरह से पढ़ना है। अच्छा ओके सर। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी रेगुलर, हर जगह रेगुलर तो नहीं मिलेंगी ना, रेगुलर ट्रेंड तो नहीं दिखाई देगा, कुछ इरेगुलरिटी आएंगी, एक्सेप्शंस आएंगे। यस सर। और ये एक्सेप्शंस बच्चों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या चीजें पूछी जाती हैं? एक्सेप्शंस। ये तुम अच्छे से जानते हो। तो सबसे पहले हमें क्या चीज पढ़नी है ग्रुप में? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। क्या चीज पढ़नी है बच्चों हमें? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। और उनके बच्चों अभी तो भेजा है मैंने लिंक। मैं सर ज्वाइन हुआ सर, नहीं है। चलो दोबारा भेज देता हूँ बच्चों। सर टेस्ट के बारे में आपने कुछ बताया क्या क्लास में? बच्चे टेस्ट जो होगा वो 31 को होगा, इस संडे को टेस्ट नहीं है आपका। दूसरी चीज, जो टेस्ट होगा उसमें पी ब्लॉक और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिलेबस रहेगा। ठीक है। बट सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। नहीं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पी ब्लॉक आएगा और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएगा।
वी हैव एम्पल टाइम, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी करेंगे जिससे कि आपका लिमिटेड टाइम में ये सिलेबस कवर हो जाए। तो पी ब्लॉक 11th वाला भी आएगा? नहीं बच्चे 11th वाला नहीं आएगा, आप देखो उसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक, जब मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं तो मैं एक काम आपको भी दूंगा। पी ब्लॉक जो है बहुत रटने वाला पार्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी हमें। तो रटने के लिए, रटना आसान तो नहीं है, आसान है, बहुत नहीं है बिल्कुल। चलो कुछ बच्चों के लिए ये है कि रट सकते हैं, कुछ के लिए नहीं है रटने वाला। तो हम अप्रोच ये रखेंगे कि जो चीज मैं क्लास में पढ़ाता हूँ एक बार आप उसे रिवाइज करोगे। सेकंड, आप एनसीईआरटी को गो थ्रू हो जाओगे प्रॉपरली, मतलब आप पेंसिल लेकर या पेन लेकर बैठना, उसे अंडरलाइन करना, जो काम के पॉइंट है उन्हें मार्क कर लेना, और उसके बाद आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये काम आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज मॉड्यूल नहीं मिला अभी तक? नो सर। नो सर, नहीं मिला। तीनों सब्जेक्ट में आगे चैप्टर बढ़ रहे हैं, मॉड्यूल उसके अगले नहीं आए। सर पी ब्लॉक के हैं हमारे पास बच्चों। पी ब्लॉक के। सर डीपीपी भी है। तो पी ब्लॉक की तो हाँ पी ब्लॉक का है सर। आईडी का नहीं है। बच्चों पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक का तो करो आप, ठीक है। ऑर्गेनिक और बच्चों मेरी सर, लास्ट केवल टाइम बात मॉड्यूल हुई थी, कुछ बच्चों को मॉड्यूल मिल गए हैं ऑर्गेनिक वाले, कुछ को नहीं मिले हैं। जिनको नहीं मिले हैं वो विद इन ए वीक मिल जाएंगे, ठीक है। सर अभी मॉड्यूल ही करें ना? हाँ बच्चे मॉड्यूल ही करने हैं, और दो चीजें बच्चों, एक तो मॉड्यूल और दूसरे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो। सर अल्काइल और अराइल का मॉड्यूल कहाँ से? आपने कहा था सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे। बच्चे मैंने सॉफ्ट कॉपी की बात करी थी, आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि आपको जो ये मॉड्यूल है वो अवेलेबल करा दिए गए हैं। कुछ के पास अभी नहीं पहुंचे हैं, जिनके पास नहीं पहुंचे हैं उनको विद इन ए वीक और 10 डेज मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। चलो सर आप कोई ग्रुप बना के उसमें पीडीएफ डाल दो, हम उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। सेक्टर 4 वाले बच्चों, आप में से कोई भी एक बच्चा ग्रुप बना ले जिससे कि बाकी बच्चों से कोऑर्डिनेट हो जाए, ठीक है। सेक्टर 4 में जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनमें से मैं किसी को एक काम असाइन कर दूंगा कि वो ये काम कर ले आप लोगों के लिए, ठीक है। यस सर। चलो अब बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है और ट्रेंड पढ़ने हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हमें 4 प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मेन 3-4 प्रॉपर्टी हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें देखनी है किसी भी ग्रुप को। अगर हम ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ग्रुप मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, बी एंड एफ ब्लॉक, कोई सा भी पढ़े, सब में हमें सबसे पहले क्या चीज देखनी है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड देखनी है। सेकंड जो चीज हमें देखनी है वो देखनी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। जरूरी नहीं है बच्चों हम तीनों देखें, हम मेनली उन पर एम्फेसाइज करेंगे जहां पर एक्सेप्शन हमारे सामने आएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। सारे ट्रेंड हम नहीं रट सकते, तो जो ट्रेंड नॉर्मल है उनको छोड़ दो, बाकी के एक्सेप्शनल ट्रेंड याद कर लो। तो उसके अलावा अगर कोई ट्रेंड पूछा जाता है, इसका मतलब वो ट्रेंड कौन सा रहने वाला है? एबनॉर्मल या नॉर्मल? नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड चीज जो हम देखते हैं वो है जर्नल केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी देखते हैं? रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ऑक्सीजन और एयर कह सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, ये जर्नल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। सर एयर में नाइट्रोजन इंक्लूडेड नहीं करेंगे बच्चे? इसीलिए अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन देखेंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन भी देखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है ऑक्सीजन भी देख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से चेक करनी हो तो एयर से कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, जर्नल देख रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड हैलाइड बना रहे हैं, मेटल के साथ सॉल्ट बना रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी देखेंगे। साथ में वाटर देखेंगे,
तो वाटर में कोल्ड कंडीशंस में, हॉट कंडीशन में, स्टीम में, किस कंडीशंस में ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज कॉमनली देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सारी हमारे काम की हो, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो काम की होंगी उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे। कौन सी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी मिलती है। तो अगर हम ग्रुप में किसी भी, जैसे ग्रुप 15 को आज मैं शुरू करने वाला हूं, तो पहले एलिमेंट देखेंगे, उनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उनके ट्रेंड देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी देखेंगे। जर्नल केमिकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे या वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, चलो तो ये 3 कैटेगरी में हमने किसी भी ग्रुप को कंपाइल कर लिया। ठीक, अब इस जगह यहां पर बच्चों बहुत सारी रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस आएंगी, कुछ नहीं आएंगी इन जर्नल में, लेकिन इसके बाद हमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट एंड कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो मुझे नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, तो मैं उस ग्रुप का, ग्रुप 15 का एक स्पेसिफिक एलिमेंट भी पढ़ूंगा। एट द सेम टाइम नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड पढ़ूंगा, लाइक अमोनिया मुझे काम का है, सिलेबस में गिवन है, तो अमोनिया को पढ़ना है। इसके अलावा मुझे कोई और कंपाउंड, जैसे फास्फोरस का फॉस्फीन काम का है, फास्फोरस के हैलाइड काम के है, फास्फोरस के ऑक्साइड काम के हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस काम के हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन काम के हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। चाहे एलिमेंट पढ़े या कंपाउंड पढ़े, इन दोनों में ही हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रिपरेशन। ठीक है, सेकंड जो हमें देखना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। बच्चों सबसे ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी की रिएक्शंस यहां पर आएंगी। सर सुधांशु सर भी हम लोगों, अदिति बच्चे सर की जो शेड्यूल होंगे वो उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। ठीक है, सर का जो शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग सर भी क्लास देंगे, सर की जो क्लास होगी। तो फिजिकल हमें एक तो प्रिपरेशन पढ़नी है, मींस नाइट्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा मेथड होगा, किस तरीके से हम नाइट्रोजन को बना सकते हैं। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा नहीं होंगी, मेन प्रॉपर्टी कौन सी आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। तो कोई भी कंपाउंड देखें या एलिमेंट देखें, उसकी कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन आएंगी और ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्शंस आने वाली है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पार्ट इसी से रिलेटेड एक आता है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट के यूजेस, जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। खासतौर से जेई एडवांस में बच्चों जो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है उसमें इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों किसी भी ग्रुप को पढ़ने की पूरी आउटलाइन तो यही है, ग्रुप को पढ़ना है, सबसे पहले ग्रुप की एटॉमिक प्रॉपर्टी ट्रेंड देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म कर रहे हैं उनके ट्रेंड देख लो। उसके बाद उनके स्पेसिफिक कोई भी एलिमेंट, ग्रुप का एक स्पेसिफाइड एलिमेंट जो हमारे काम का है उसे पढ़ेंगे या कंपाउंड पढ़ेंगे। जब भी ग्रुप के एलिमेंट या कंपाउंड को पढ़ना है तो उसमें प्रिपरेशन आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी और यूजेस आएंगे। बस इतना ही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। और किसी भी ग्रुप को आप पढ़ने बैठोगे इसी ऑर्डर में आपने नोट्स बनाना, इसी को अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो, आसान होगा पढ़ना, याद करना। ठीक है? ओके सर। सर आपसे 2 बातें पूछनी है। हाँ पूछो। एक तो सर इनऑर्गेनिक जो हमें, मतलब जैसे आप हमें कराओगे और उसके बाद हम उतना पार्ट पढ़े, या फिर हम पहले पढ़े और फिर आप जब कराओगे हम उसको उस तरीके से करें? बच्चे मतलब दोनों में पढ़े या फिर बाद में? बच्चे दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हो। ओके सर। ठीक है, लक्ष्य अप्रोच बेहतर ये है कि एक बार समझ लो, उसके बाद पढ़ना जल्दी पढ़ सकते हो। ओके सर। बच्चे अगर मैं पढ़ा दूंगा तो चीजें, कुछ चीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे ना। यस सर, यस सर। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये काम।
और अगर आप खुद से पढ़ोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, उसके बाद चीजों को समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये चीज तो सर ने 2 मिनट में बता दी या 4 मिनट में बता दी, इसको मैंने ज्यादा टाइम लगाया था, या सर अब जो चीज बता रहे हैं ये मुझे पहले से आती है, इसकी जरूरत नहीं है सर, इसको छोड़े आगे चले। यस तो बेहतर ये होगा कि तुम क्लास अटेंड करो, क्लास पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी में चले जाना। ठीक है सर। और सर जैसे हम सुनने में तो यही आता है कि मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक बुक में से ही आती है। हाँ बच्चे, तो मतलब सर जो एडवांस के लिए होगा ना सर, उसको एक बार बता देना, नहीं तो बुक में ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा काम ही नहीं करेंगे, ऐसा काम ही नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट बच्चों, अब बात करते हैं शुरुआत। ग्रुप 15, ग्रुप 15 में को हम बच्चों, ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो उसी के बेसिस पर इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। लास्ट बच्चों इसमें नंबर देखो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट नंबर कौन सा है? 5। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास 5 होते हैं। बच्चों इसी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज पिकोजेंस। प्रिक्टोजेंस। प्रिक्टोजेंस आर पॉइजन फॉर्मिंग। क्या करते हैं बच्चों? ये पॉइजन फॉर्म करते हैं। प्रिक्टोजेंस आर पॉइजन फॉर्मिंग कंपाउंड्स। क्लियर है बच्चों? आर है उसके बाद PRI, PNI, प्रिक्टो, PNICTOGENS। ओके ठीक है, पॉइजन फॉर्मिंग कंपाउंड है। अब इसके एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड MC मॉस्कोवियम। 6 एलिमेंट है, नाइट्रोजन से लेकर मॉस्कोवियम तक। और मॉस्कोवियम जो है ये कैसा है? मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव। ठीक है, याद करना बहुत बच्चों। मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर 115। देखो ग्रुप 15 का लास्ट एलिमेंट कौन का एटॉमिक नंबर क्या है? 115। ठीक है ना, पकड़ो ऐसे सब बी बच्चों बीमार है तो BI को मैं B कह रहा हूं, MC है तो MC को MC का कुछ नहीं कह सकता, तो मार है कह देता हूं। तो ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, ये 6 एलिमेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP3 where N is greater than 1। ठीक है, तो NS2 NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N, इसमें N की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो नाइट्रोजन के लिए N की वैल्यू 2 हो जाएगी, फास्फोरस 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, अब इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन बच्चों कैसा है फिजिकली? गैसियस स्टेट में होता है और नॉन मेटल है। बिस्मथ, बिस्मथ इज मेटल। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस कैसे हैं? नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, whereas bismuth is metallic in nature। ठीक है, और सर मॉस्कोवियम?
मॉस्कोवियम बच्चों रेडियो एक्टिव है और मेटल के बाद आ रहा है तो मेटेलिक नेचर का ही होगा। यस ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। चलो एक सिंपल सी चीज देखते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ये हमें पता है। एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, ये भी पता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट देखना 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3 अप टू 6s2 6p3। मॉस्कोवियम के बारे में बच्चों स्टडी बहुत ज्यादा नहीं हुई है और जो हुई है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, डाउन द ग्रुप बच्चों कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड हमें रेगुलर ट्रेंड मिलता है। डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियस रेगुलरली इंक्रीजेस। क्या कह रहा हूं बच्चों? डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियस रेगुलरली इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन आयनिक रेडियस में जो ट्रेंड है वो वेरिएबल है। आयनिक रेडियस में जो देखो ट्रेंड क्या दिख रहा है, इरेगुलर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की बात करूं, ये क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे या लूज करना चाहेंगे? गेन करना चाहिए। तो इन तीनों की जो मुझे मिलेगी रेडियस वो कैटायनिक रेडियस मिलेगी या एनायनिक रेडियस मिलेगी? और एंटीमनी बिस्मथ मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रखते हैं तो इनकी कौन सी मिलेगी मुझे? यहाँ पर देखो सुपरस्क्रिप्ट में ए और ए दिखा रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनायनिक रेडियस को। तो एनायनिक रेडियस रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। अब कैटायन और एनायन में किसका साइज ज्यादा होता है बच्चों? एनायन का। कैटायन का साइज छोटा होता है। तो देखो एंटीमनी पर जैसे ही पहुंचे यहाँ पर क्या मिला हमें? कैटायन, और कैटायन का साइज क्या है? छोटा है। तो कैटायनिक साइज क्या हो रहा है? एंटीमनी से बिस्मथ जाएंगे, कैटायनिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां से कैटायनिक साइज बढ़ता है। तो अगर आपसे आयनिक रेडियस का ट्रेंड पूछा जाए तो सबसे पहले एंटीमनी, देन बिस्मथ, देन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक आएगा, जिसमें एंटीमनी और बिस्मथ की कौन सी रेडियाई देखेंगे? कैटायनिक। और जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की कौन सी देखी जाएगी? सर वो मेटलॉइड है, फिर भी एक की कैटायनिक देख रहे हो और एक की एनायनिक, ऐसा की? बच्चे अगर मैं आर्सेनिक और एंटीमनी में कंपेयर करूं तो आर्सेनिक में मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब उसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों नेचर, वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों के कंबाइंड कैरेक्टर होंगे। यस सर। कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा? सर ऊपर है तो एनायनिक करेगा। अगर आर्सेनिक नाइट्रोजन फास्फोरस के पास में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। यस सर। और बिस्मथ की तरफ एंटीमनी पहुंच रहा है तो वहां मेटेलिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। यस सर, यस सर। इसलिए ठीक है। सर सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? बच्चे ये ए और बी लिखे हुए हैं। ए और बी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने यहां पर मार्क किया हुआ है। ए M3- है, बी +3 स्टेट है। ठीक है। अब बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ती है ना। अगर किसी एटम से, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर। तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन। एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, रेगुलर इंक्रीज दिखाई देता है। जी सर। तो यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1402, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2856, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 4577। बढ़ रही है ना, रेगुलर इंक्रीज दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ग्रुप में क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा। डाउन द ग्रुप बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो जरा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर ध्यान दो। क्या दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन की 1402, फास्फोरस की 112 डिक्रीज हो रही है।
1012, 947, 834, 703। रेगुलर डिक्रीज दिखाई दे रहा है? यस सर। अब बच्चों जरा ध्यान देना, इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रेगुलर ट्रेंड दिखाई दे रहा है? रेगुलर ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से आपको केवल एक चीज याद करनी है जो कि एक्सेप्शनल है, तो आपको बाकी 3 चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। कोवेलेंट रेडियस का रेगुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो हमें 3 चीजें याद नहीं करनी है, याद क्या करनी है? केवल आयनिक रेडियस का। वो भी क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट के लिए हम एनायनिक रेडियस देख रहे हैं, बाकी दोनों के लिए हम कैटायनिक रेडियस देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? सर ये सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का इरेगुलर ऑर्डर नहीं आया? बच्चे हमें जो ऑर्डर देखना है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का देखना है। ओके सर। ठीक है सर क्लियर हमारा समझ? मेटालिक, सर हमारा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से क्या मतलब है? किस चीज से? मतलब मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से हम क्या बताना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर वो डोनेट करेगा? बच्चे एक बात बताओ, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं? सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन गेन करना करेंगे आसानी से या लूज करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, सॉरी लूज करेंगे आसानी से। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। यस सर। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेंगे। हाँ सर। तो मेटल्स कैटायन आसानी से बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स प्रेफर क्या करते हैं? एनायन बनाना पसंद करते हैं। ठीक है सर, तो इसमें हमें कैटायनिक रेडियस कंपेयर करने के लिए तो नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे? मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना कि बच्चे सूर्याश एक बात बता, कोई एक ऐसा कंपाउंड नोन है जिसमें नाइट्रोजन +3 स्टेट में रहता हो? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, वैलेंसी, जिसकी जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हो। कहीं कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड तुम्हें पता है जहां पर नाइट्रोजन +3 स्टेट में हो? नहीं सर। देखो एनाइन में मैं दिखा सकता हूं, Li3n। हाँ सर। ये क्या बनाएगा? 3Li पॉजिटिव बनाएगा और N3- बनाएगा या नहीं? बनाएगा। तो नाइट्राइड आयन तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन N3+ आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो कोवेलेंट बन ही नहीं सकता आयन। तो कोवेलेंट रेडियस हम चेक कर सकते हैं क्या? तो कर ही नहीं सकते, सोचना ही नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स हमें कोई भी नई चीज रिसर्च नहीं करनी है। सर पीयूष सर, बिस्मथ भी तो रेडियोएक्टिव है ना? नहीं बच्चे, बिस्मथ रेडियोएक्टिव नहीं है। लेड और बिस्मथ, बच्चों लेड किस ग्रुप का है? सर कार्बन ग्रुप का। कार्बन फैमिली का। तो ये लेड जो है, लेड के 3 आइसोटोप होते हैं, 206, 207, 208, ठीक, और एक बिस्मथ। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है? रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये होता है बच्चों, यूरेनियम का नाम सुना है? यस सर। यूरेनियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। तो अगर ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा? टूट जाएगा, बना रहेगा? टूटेगा। कैसे टूटेगा? सर रेडिएशन फ्यूजन से टूटता है। क्या बॉन्ड टूटेगा? क्वाड्रपल। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? क्वाड्रपल सर, U2 में। अरे नहीं यार, क्वाड्रपल बॉन्ड 2 एलिमेंट्स में बन जाता है बच्चों। ये जो है न्यूक्लियर पार्ट है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। यस सर। तो यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन, बॉन्ड डिसइंटीग्रेशन या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, कौन सा होगा? चैतन्य बिल्कुल सही। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है। इसका मतलब कौन टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा या न्यूक्लियस टूटेगा?
न्यूक्लियस टूटेगा। और न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मींस न्यूक्लियॉन्स हैं। तो अब ऐसे समझ लो, एक मेरे पास वो बूंदी का लड्डू जानते हो बच्चों? तो एक बड़ा सा मैंने बूंदी का लड्डू बना लिया, ठीक है? क्या वो स्टेबल रह पाएगा या अपने वजन से ही टूट जाएगा? अपने वजन से टूट जाएगा। तो एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे बूंदी के लड्डू में छोटी छोटी बूंदी होती है ना, वो न्यूक्लियन मान लिए जाए। तो एक बड़ा सा लड्डू है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियन है, तो वो स्टेबल है या नहीं है? नहीं है सर। घी तो ज्यादा लगाएंगे तो टूटेगा नहीं। क्या बच्चे? घी ज्यादा लगाएंगे तो टूटेगा नहीं। और गर्मी जो जितनी हो रही है उसमें बह नहीं जाएगा घी? वो भी बात सही है, सर्दियों में बनाएंगे। सर्दियों में बनाएगा, अच्छा। तो न्यूक्लियस को कहाँ लेकर जाएं? प्लूटो पर लेकर जाएं क्या ठंड के लिए? सर इसमें एक बात पूछनी थी। हाँ। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस हमें ट्रेंड ही याद रखना होता है। हाँ। लेकिन कभी कभार सर ऐसे भी पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं जिसमें अगर हमें थोड़ा बहुत डाटा ध्यान था, देख रखा हाँ। था हमने, हाँ। तो उससे हमें फायदा हुआ है बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बिल्कुल। तो हमें इसमें भी ऐसा कुछ मतलब देखते रहे हम इस डाटा को। बच्चे इसके लिए मैं ये कहूंगा कि एक बार में ये काम नहीं होगा। आपको ये प्रोसेस ना 7-8 बार रिपीट, मतलब जितनी ज्यादा बार कर सकते हो रिपीट उतनी बार करना, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इसमें, क्योंकि एक बार में ये चीजें याद नहीं रहती, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं तो इन जनरल हमें ग्रुप 15 के 5 एलिमेंट बिस्मथ तक तो याद रहते हैं, लेकिन मॉस्कोवियम याद नहीं रहता, ठीक है? तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो मेरे लिए तो एक सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे मेरे सामने स्क्रीन पर कुछ बच्चों के नाम और उनकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे आरिफ मुस्तफा और अर्श, ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। भारती ने स्क्रीन ऑफ कर रखा है लेकिन मुझे नाम दिखाई दे रहा है। मैं बार बार अगर बच्चों का नाम रिपीट करूं हर एक क्लास में, तो मुझे कुछ समय के बाद नाम याद हो जाएंगे ना? तो मैंने काम क्या किया है? मैंने रिवाइज ही तो किया है आपके नाम को, कुछ नया काम तो नहीं किया। तो मुझे बस यही कहना है कि आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में वो चीजें हिलक जाएंगी अपने आप। फ्रेम मैंने बता दिया किस फ्रेम में हमें ग्रुप की स्टडी करनी है, ठीक है सर? इनकी वैल्यू लिखे नोट्स में या ऑर्डर? बच्चे ऑर्डर याद करो, वैल्यूज हम याद नहीं कर सकते। कहीं एक्सेप्शनल बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा या बिल्कुल पास पास होगी या इरेगुलर ट्रेंड होगा, उसको हमें याद रखना है। आपसे कभी वैल्यू नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। सर ये टेबल तो बनानी है ना? बच्चे ये तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें बना लेना, ठीक है? और बच्चे एक चीज में बताऊं, आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे ना पैरेलल में, तो उसमें एनसीईआरटी में सेम टेबल बनी हुई है। ये सर देख रखिए, अभी भी देख रही। चलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो दिए होते हैं पेपर में? नहीं बच्चे, आपसे ट्रेंड पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मुझे चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बड़ी डिस्पेरिटी आती है, कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कहीं कम होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं जरा ध्यान दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का कम, फास्फोरस का उससे ज्यादा, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, देन ट्रेंड क्या हो गया? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका देखने को मिलता है हमें? आर्सेनिक। सर एक डाउट। हाँ पूछो। सर बिस्मथ तो मेटल हो गया ना? बिस्मथ मेटल हो गया सर, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बच्चे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस पर
और पैकिंग पर डिपेंड करता है। बच्चों एक सेकंड, आप लोगों के पास एनसीईआरटी जिसके पास खुली हुई है उसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है क्या? सर वैल्यूज दे रखी है। कितनी कितनी है? 195, 139, 156, 185। तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज क्या इसी ऑर्डर में दिखाई दे रही हैं? सर नहीं सर, ये ना हाइड्राइड्स की दे रखी है इन सब। हाइड्राइड्स की नहीं बच्चों, मेटल एलिमेंट्स की सर एलिमेंट्स की नहीं देती है। आर्सेनिक के बाद सर एंटीमनी है, फिर फास्फोरस। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी है या फास्फोरस है? बच्चों सर आर्सेनिक है सबसे आगे, 1089। उसके बाद सर है ये एंटीमनी होगा, देन बिस्मथ होगा। ये ट्रेंड मिलेगा, आर्सेनिक ग्रेटर देन एंटीमनी, ग्रेटर देन बिस्मथ, ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन नाइट्रोजन। यस सर, ये ट्रेंड देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक्सेप्शनल है तो हमें याद करने की जरूरत है। सर इसका रीजन समझे क्या बच्चे? सर इस ऑर्डर का एक्सेप्शनल रीजन कोई रीजन बच्चे पैकिंग पर डिपेंड कर रहा है, पैकिंग कैसे देखे। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट 816 केल्विन है, 816 केल्विन। और सॉरी बच्चों गलत बोल रहा हूं, बिस्मथ का नहीं, आर्सेनिक का 816 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट, और आर्सेनिक का 603 केल्विन पर सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन टेम्परेचर सर बुक में 1089 है। क्या चीज? आर्सेनिक का। आर्सेनिक का क्या चीज दिया है बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट 1089। यस सर। तो बच्चे वो ये डिग्री सेल्सियस में होगा सर, ये डिग्री सेल्सियस में होगा, डिग्री सेल्सियस ध्यान कर लेना। हाँ बच्चे कुछ पूछ रहे हो? तो ये सब्लिमेशन वो 889 का दिया है, 889 केल्विन का। बच्चे वो केल्विन में देखोगे ना तब आ जाएगा। बच्चे एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो केल्विन में है बच्चे, इसमें 273 ऐड कर दोगे वहीं पहुंच जाएंगे हम। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन टेम्परेचर में कौन ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये 603 पर पहुंचकर डायरेक्ट सबलाइम कर जाएगा या मेल्ट होगा? सबलाइम कर जाएगा। तो लिक्विड नहीं बन पाएगा ना, लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। और जब ये लिक्विफाई नहीं हो पाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम देख पाएंगे या नहीं? नहीं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन बिस्मथ देन एंटीमनी। आर्सेनिक का क्यों नहीं देख रहे हैं हम? क्योंकि वो सबलाइम कर जाता है, पहले ही सबलाइम कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखा? क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखा? मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखा? सबलाइम होने नहीं दिया, हाई प्रेशर पर चेक किया बच्चे। सर फिर बात तो वही होगी। हाई प्रेशर पर बच्चे, हाई प्रेशर पर हीट करके मेल्ट करके देखा है कैसे मेल्ट होता है। सर फिर ऐसे तो हम बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हो फिर इसका। बच्चे अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं पानी की तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है ना, प्योर वाटर। तो क्या कुकर में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता होगा या उससे ज्यादा पर? उससे कम पर हो जाता है, जल्दी हो जाता है, जल्दी बॉईल हो जाता है। कुकर में तो जल्दी हो जाता है। कुकर में खाना जल्दी बच्चे कुकर में खाना जल्दी बनता है या जल्दी बॉईल होता है? सर पानी बॉईल होगा 100 के बाद ही। 100 के बाद ही होगा ना? यस सर, 100 के बाद। विद इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज और नॉट? यस सर, इंक्रीज। ठीक है,
क्योंकि वेपर प्रेशर अरे अरे बस सीधी सीधी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के या एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, वही बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। यस सर। तो अगर मैं कुकर के अंदर देखूं तो पानी के ऊपर जो वो है वेपर फेज या गैसियस फेज, उसका प्रेशर बढ़ गया। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तभी तो बॉईल करेगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर ही ज्यादा है तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर लाने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यस सर। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, यस सर। थर्ड इन देखते हैं। दोनों में एक बात पूछनी थी, जो हमारे पास जैसे फास्फोरस है उसके हाँ। पता है कि 3 आइसोटोप्स होते हैं, रेड हाँ। व्हाइट और ब्लैक। हाँ। तो सब मतलब फास्फोरस हमेशा फास्फोरस इसी ट्रेंड में चलेगा ना, चाहे कोई सा भी हो। बच्चे एक जनरल ट्रेंड देख रहे हैं हम, सारे एक्सेप्शन मतलब सारे आइसोटोप्स। अब जैसे आर्सेनिक के जो आइसोटोप है या वो जो एलोट्रॉप्स हैं उन सबको हम नहीं लेकर चल रहे हैं। मोस्ट एबंडेंट स्पीशीज की बात करते हैं बच्चों। तो मतलब ये सारे हम जो पढ़ रहे हैं मोस्ट अबंडेंट जो होते हैं उनके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट अबंडेंट को लेकर चलते हैं बच्चों। ओके सर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 लेकर चलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है। यस सर। क्लोरीन का 35.5 लेकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर 35 और 37 दोनों एग्जिस्ट करते हैं 3:1 के रेशो में। सर फास्फोरस का कौन सा है? फास्फोरस बच्चे तीनों फॉर्म में रहता है, लेकिन फास्फोरस P4 आइडेंटिटी के फॉर्म में रहता है व्हाइट में। मतलब इसको हम इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स को पढ़ेंगे बच्चे। सर ठीक नहीं, है, कहने का मतलब मोस्ट अबंडेंट कौन सा? मोस्ट अबंडेंट नहीं, मोस्ट स्टेबल जो होता है वो रेड फास्फोरस होता है बच्चों। इसीलिए केमिकल रिएक्शंस में कहीं भी हम रेड फास्फोरस HI यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी हम उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ बच्चे, मोस्ट स्टेबल या मोस्ट अबंडेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं डेंसिटी का ऑर्डर। डेंसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मथ। डाउन द ग्रुप हमें क्या देखने को मिल रहा है? डेंसिटी रेगुलर इंक्रीज है। तो हमारे काम के जो याद करने के हैं वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है और एक आयनिक रेडियस का ऑर्डर है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यस। केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। किस किस के साथ रिएक्शन देखेंगे? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, मेटल्स के साथ। यही रिएक्शंस तो देखनी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करें बच्चों, एक चीज और, इससे रिएक्शन से पहले मैं एक चीज और कह देता हूं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या देखने को मिलेंगी? -3 दिखाई देगी। किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। उसके अलावा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, +5 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी देखने को मिलती है? आइदर इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वी फाइंड +3 एंड +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? +3 और +5 किसकी होगी? +3 +5 किसकी होगी सर ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी भी एलिमेंट की। जरा देखना, मेरे पास है सर जनरली भारी वालों की होगी ना, जो नीचे होंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बच्चों। सर +5। अच्छा, NO2- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। सर +3। और दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या क्या देखने को मिलती है? +3 और +5 दोनों देखने को मिल रही है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही मतलब हैवी में दिखाई दे। हैवी ऑक्सीडेट मेटल्स के साथ डाउन द ग्रुप हम क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? फॉर
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, किसके लिए बात कर रहा हूं बच्चों? ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ दो ग्रुप्स में नहीं होता था क्या? जो ये वाला फिनोमेना है ये सिर्फ दो ग्रुप्स में नहीं होता था। कौन सा फिनोमेना बच्चे? सर नहीं, वो कोई और था, वो इनर्ट वाला। इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। कौन से दो ग्रुप में बात कर रहे हो? तो 13-14 में होता है। 13-14 में होता है। क्यों 15 में नहीं होता? नहीं सर, इन तीनों में होता है। 13-14 में सिग्निफिकेंट होता है शायद। 13-14 में सिग्निफिकेंट बिस्मथ ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। हाँ, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है 15 में नहीं होगा। 15 में भी तो उससे पहले, बिस्मथ से पहले वो आएंगे ना लेंथेनॉइड्स, मॉस्कोवियन से पहले एक्टिनॉइड्स आएंगे। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनकी शील्डिंग कैसी रहेगी? गुड या पुअर? पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यस और अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर फोर्स, देखो अगर आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या ये आउटर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? नो सर, नहीं करेंगे। तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है? NS2 और NP3। तो NS के इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं तो NS के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा इंटैक्ट रहते हैं और बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मैं ये कह सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो गया। यस सर। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इनर्ट हो गया, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या, या फिनोमेना को नाम क्या दे रहे हैं हम? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो डाउन द ग्रुप stability of higher oxidation state decreases due to inert pair effect। होगा या नहीं? यस सर। एक चीज और, डाउन द ग्रुप एक चीज तो हमें समझ में आ गई, दूसरा हम क्या कह रहे हैं? higher oxidation states are stable with elements of a small size and high electronegativity। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ स्टेबल है? स्मॉल साइज और हायर। जो एलिमेंट दूसरा उसके साथ जोड़ रहा है उसका, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और साइज कैसा होगा? छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं बच्चों, बिस्मथ जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड तो बना रहा है, लेकिन कौन सा? BiF5 ये स्टेबल है, जबकि BiCl3 या Cl5 या Br5 अनस्टेबल होने की वजह से एंड डू नॉट एग्जिस्ट, हाईली अनस्टेबल है, बना और टूट गया। तो BrF बिस्मथ पेंटाब्रोमाइड मिलेगा या नहीं? सर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिस्मथ ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो थोड़ी सी रिलेटिव ज्यादा है, लेकिन साइज कैसा है? स्मॉल है। हाँ बच्चों पूछो। सर इंस्टेंट में मिल सकता है, मतलब क्या इंस्टेंट में मिल सकता है? इंस्टेंट में बच्चों जैसे हम इन सिटू रिएक्शन कराते हैं ना, जहां जरूरत है वहां बना लिया। यस सर। हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सेट ऑफ कंडीशंस लगानी पड़ेंगे कि बॉन्ड को स्टेबलाइज करना है तो टेम्परेचर बहुत कम कर दें, तो इतनी रिग्रेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए वेस्टेज है ना, एनर्जी और टाइम दोनों खराब करेंगे। सर हाँ बच्चे। सर जो आपने लिखा है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इसमें हाँ। सर भी होना चाहिए। क्या बच्चे? जो आपने लिखा है सर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ तो वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए सर? बच्चे एक बात बताओ, बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होगा या बिस्मथ +5 ज्यादा स्टेबल होगा?
क्यों बच्चे? बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगेगा? सर लास्ट वाले ग्रुप पर, लास्ट वाले एलिमेंट, लास्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट पर, मतलब बिस्मथ और मॉस्कोवियम पर लगेगा ना, ड्यू टू लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। ठीक है, तो यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, यही 3 इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं, तो +3 स्टेट बनेगी, या 5 इलेक्ट्रॉन निकलने से +5 स्टेट बनेगी? कौन सी डोमिनेट करेगी? तो अब समझ में आ गया, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, समझ आ गया। सर BiFi स्टेबल वो सेकंड पॉइंट से है क्या कि एलिमेंट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, वो सेकंड जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी से रिलेटेड ये फैक्ट लिखा है मैंने। ओके सर। सर ये स्मॉल साइज का फैक्टर तो समझ में आ गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होनी चाहिए? बच्चे एक बात बताओ, जो ये हमारा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये हमारा रियल फैक्ट है या एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना, हाइपोथेटिकल एजम्पशन ही तो है हमारा। यस सर। हम ये मान लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, आयनिक या प्योरली आयनिक? कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली आयनिक है सर। ये मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। हाँ मान लेते हैं, जब हम ऐसा मान लेते हैं ना, तो फ्लोरीन और बिस्मथ में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा ना। यस सर। तो Br+5 में आ जाएगा। दूसरा, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसमें स्टेरिक रिपल्शन होगा या नहीं? कम होगा। कम होगा सर। कम होगा। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी। यस सर। ठीक। तो स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्टेबलाइज कर रहे हैं। यस सर। इसलिए क्लियर है बच्चों? एक बार दोबारा रिपीट करें। क्या बच्चे? क्या बच्चे सीधी सी बात, अगर मैं ये कहूं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा है, तब इसीलिए इनर्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के, एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जा रही है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के टाइम पर डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दो। भारती क्लियर है बच्चे? ज्यादा स्टेबल। अर्श बच्चे आपने पूछा है BrF5 BiF3 में कौन ज्यादा स्टेबल, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बच्चों रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, यहाँ पर ये देखेंगे किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो BrF5 ज्यादा कोवेलेंट होगा जबकि BrF3 लेस कोवेलेंट होगा। ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर ऐसे बोल सकते हैं कि उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट कैंसिल करने के लिए और 5 इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में लाने के लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके सर। सर जैसे हम कार्बन फैमिली में देखते थे इंडियम और थैलियम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह देते थे कि एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और करते हैं तो वो एक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। बिल्कुल। तो इधर हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करते ही नहीं है। BrF5 देखो एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ सर कर रहा है। तो BrF5 लेकिन ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, स्टेबिलिटी तो कम होगी। हाँ ठीक है, अगर मैं इससे पहले एंटीमनी और बिस्मथ के फ्लोराइड लूं तो एंटीमनी का फ्लोराइड तो स्टेबल होगा, बिस्मथ का फ्लोराइड लेस स्टेबल हो जाएगा। यस सर। तो बिस्मथ क्या होना चाहेगा? रिड्यूस होना चाहेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यस। तो खुद कैसे बिहेव करने लगेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यस। तो बच्चों इस तरह के, मतलब ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है जिनको आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतने सारे फैक्ट हम ना तो लिख सकते हैं ना याद कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रिएक्शन में अगर बच्चों में एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एलिमेंट क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप 15 का है उसे मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बच्चों इसकी वैलेंसी क्या होती है? कितनी होती है? क्यों बच्चों? ग्रुप 15 की वैलेंसी कितनी होती है? 5 -5 सर 3 होती है। बच्चों इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 -5 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी 3 है।
तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। और कितने हाइड्रोजन से लेगा? 3 हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो EH3 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करेगा या नहीं? यस सर। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन क्या बनाता है? NH3। फॉस्फोरस BH3। BiH3। इसका नाम मैं बता देता हूं, अमोनिया, जो कि तुम्हें शायद नहीं याद रहता, वो मैंने बता दिया है। इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरस हाइड्राइड। क्या नाम है बच्चों इसका? फॉस्फीन। फॉस्फीन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आर्सीन। इसका नाम हो जाएगा स्टिल्बीन। और इसका नाम बिस्मथीन। ये सारे नाम याद करना जरूरी। अरे यार याद हो गए। देखो अमोनिया तो तुम्हें याद रहता है ना? तो फॉस्फोरस का फॉस्फोरस में इन जोड़ दो, आर्सेनिक का आर्सेनिक में इन जोड़ दो, स्टिल्बीन का बीनियम में स्टिल्बीन कर दो, बिस्मथ का बिस्मथीन कर दो। सिंपल से तो नाम है। सर अभी तो सिंपल लग रहे हैं, 6 महीने बाद देखेंगे तो कोई मतलब कोई नहीं बता पाएगा। नहीं यार ऐसा नहीं है, 6 महीने बाद भी मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा तुम्हें। आप क्यों पढ़ा रहे हो सर? सर आप डेली पढ़ाते? नहीं नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, याद हो जाएंगे, सिंपल से है। देखो थोड़ा देखो एक कॉमन सीक्वेंसिंग दिखाई दे रही है, इसलिए याद हो जाएंगे। अगर सारे याद नाम भी ना हो तो इस नाम को जरूर याद कर लेना, ठीक है। बाकी सारे याद ना हो कोई बात नहीं है, इसको आप भूल नहीं सकते, इसे याद कर रखना है, बाकी को इग्नोर कर दो। हाँ SB से तो एंटीमनी होता है, तो फिर ये ST कहाँ से आ गया? बच्चे SB जो होता है, SB में एंटीमनी तो AM होना चाहिए था ना? वो लैटिन नेम होता है। लैटिन नेम होता है स्टिल्बीन, स्टिल्बीनियम। तो वहां से स्टिल्बीनियम निकला है, ठीक है। ओके सर। Na होता है ना सोडियम के लिए। यस सर। ये हम जो इन लगाते हैं मतलब कंपाउंड के आगे कब लगाते हैं? नहीं बच्चे ये इसके चक्कर में मत पड़, इसके चक्कर में मत पड़, बहुत सारा टाइम खराब होगा। सर ठीक है? हाँ। इसकी रिएक्शन नहीं है कोई? क्या? सर इसकी रिएक्शन E+H2 होगी? अरे N2 + 3H2 = 2NH3। अमोनिया की हैबर प्रोसेस पढ़ी है नहीं? यस सर, यस सर। क्या बच्चे? हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी। अब वो आ तो गई, प्रॉपर्टीज में आ गए बच्चे। सर वो अपने बॉर्न हेबर का आपने क्या बोला था अभी? क्या बच्चे? बॉर्न हेबर नहीं बोला था, हेबर प्रोसेस है अमोनिया की सिंथेसिस की, वो बात करेंगे बच्चे, अभी आएंगे वही। ठीक है सर। आयुष क्या है फिर NH2 कैसे फॉर्म होता है? NH2 फॉर्म नहीं होता बच्चे, NH2 हाइड्रोजन फॉर्म होता है, उसको बनाने का अलग मेथड है। चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। अब इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज देखो बच्चों। अमोनिया में एक स्पेशल क्वालिटी दिखाई देगी, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होती है या नहीं? यस सर, यस सर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटैक्ट रहेंगे। यस सर। और अगर ये एक दूसरे से इंटैक्ट रहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिल्बीन से ज्यादा है। बिस्मथ का नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो इसके कंपाउंड्स भी डिकम्पोज कर जाएंगे। अरे भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। गर्म कर रहे हैं तो मेल्ट होने से पहले बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा हमें? तो कोई तरीका तो होगा।
हाँ बिल्कुल तरीका निकाल सकते हैं। तो बच्चे हमें जरूरत किस बात की है? कंपाउंड की जरूरत है सर। बच्चों एक चीज बताओ, तुम्हें इनऑर्गेनिक ज्यादा पढ़नी है या कम पढ़नी है? मतलब जेई के लिए जरूरत की पढ़नी है या उस बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है? नहीं सर, कोई जरूरत। अगर रिसर्च करनी है तो मैं वो वाले फैक्ट और लेकर आऊं नेक्स्ट टाइम से, जिसमें तुम्हें बताऊं कि इस सेट ऑफ कंडीशन में बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट ये होगा। मजिया सर। ठीक है, तो हमें बस उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके सर। प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। चलो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें ये मिल गया। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एनसीईआरटी में कुछ दिया है वैल्यूज? यस सर, दे रखी है। यस। क्या क्या दिए हैं सर? 185.5 pH3 फॉस्फीन की, 185.5 210.6 210.6 यस सर, 254.6। देखो बच्चों, डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर कहां आ गया? आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच में। और ये दोनों ही हमें एक्सेप्शनल दिखाई दे रहे हैं। बिस्मथ के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या मिलता है? pH3 लेस देन SbH3 लेस देन NH3 ना पकड़ो बच्चों, ASH3 SbH3 एंड BiH3। ठीक है, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं, काम के हैं या नहीं? एक सीधी सी लॉजिक समझ लो, एग्जाम में कोई एक्सेप्शनल चीज है, सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, तो बहुत काम। ठीक है, तो बस जहां भी एक्सेप्शन दिखे कोशिश करेंगे हम याद कर ले। ठीक है, अभी ये आज जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेप्शंस आपके सामने आएंगे, लगेगा आसान है, लेकिन अगर हम पूरा पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हो जाएंगे, तो वो सारी खिचड़ी पकेगी। और उसका सॉल्यूशन एक ही है, बार बार प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन और एलिमेंट का बॉन्ड लेंथ रेगुलर इंक्रीज दिखाई देगा, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तक एटॉमिक साइज रेडियस इंक्रीज होता है। यस सर। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ रेगुलरली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल। बच्चों एक बात बताओ, बच्चों किसी का माइक ना नॉइस कर रहा है बच्चों, चलो जो भी है, जिसने भी जहां से भी नॉइस आ रही थी बंद हो गया। बच्चों एक चीज बताओ, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 और sp3 होने की वजह से बॉन्डिंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, शेप पिरामिडल होगा, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 बच्चों परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5। 104 सर, 104 क्या? अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले बेटा, 109.5 परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल होता है ना। यस सर। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ते जाएंगे, जितने लोन पेयर बढ़ाएंगे, हर एक लोन पेयर के लिए 2.5 डिग्री एंगल कम कर देंगे। तो अमोनिया के पास में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? एक सर। एक, तो 2.5 कम कर दो, 107 हो गया ना। यस सर। अगर वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? तो बॉन्ड एंगल कितना कम हो जाएगा? -5 कितना हो गया? 104.5 डिग्री। सर ये कोई रूल है याद करने का तरीका? अरे याद करने का तरीका है बच्चे, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है,
अब देखो इसका एंगल कितना दिखा रहा है, 107.8 दिखा रहा है ना, आसपास आ गया। चलो अब बच्चों फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्या? इसमें डार्जन रूल लग जाता है। डार्जन रूल लग जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन खत्म होने लगता है। बच्चों डार्जन रूल लगता है, ड्रैगोज रूल लगता है? ड्रैगोज रूल लगेगा तो हाइब्रिडाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन खत्म होने लगेगा, पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो बॉन्ड एंगल देखो अचानक से 90 के आसपास आ जाएगा, 93.6, 91.8, 91.3। तो बॉन्ड एंगल रेगुलरली इंक्रीज दिखाई दे रहा है, सॉरी रेगुलर डिक्रीज दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ड्रैगोन रूल होता क्या है? बच्चे ड्रैगोज रूल डिस्कस करेंगे, बस ये मार्क कर लो, ड्रैगोज रूल एक मार्क करके रख लो, जब हम बहुत सारे फैक्ट मतलब किसी दिन डिस्कशन कर रहे होंगे तो उस दिन डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन किसके साथ है थोड़ा सा? सर 11th का पार्ट था क्या ड्रैगोज रूल? बच्चे ये फैक्ट है, मतलब एज सच केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, मतलब हमारे पास 11th 12th में सिलेबस में नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, वो पढ़ा देते हैं कुछ जगह, बेंट रूल और ड्रैगोज रूल दोनों पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो अभी चूंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं हम। चलो ठीक है सर, रिवीजन में बताते हैं। चलो अब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो जितना स्टेबल कंपाउंड बनेगा उसकी एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। यस सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो अमोनिया की -46.1 है और इसकी वैल्यू लगातार पॉजिटिव हो गई और बढ़ती जा रही है। यस सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। यस सर। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यस सर। 389, 322, 297, 255। सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब? बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो सबसे ज्यादा काम की चीज कौन सी देखने को मिली? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बच्चों एक चीज बताना, एक चीज बड़ी सिंपल सी है, इनके बेसिक नेचर किसकी वजह से होगी? सूर्यांश ड्रैगोज रूल PS3 के बाद सब में लगता है? नहीं बच्चे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद लगना शुरू हो जाता है, NH3 के बाद लगने लगेगा। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर और नॉट? यस सर। तो क्यों है ये बेसिक? सर लोन पेयर लोन पेयर डोनर है। यस। अब NH3 और PH3 में कौन आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? PH3। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की। अच्छा देखो, लेकिन फास्फोरस के पास तो d ऑर्बिटल है। ओ d ऑर्बिटल के भाई, रुक जा, यही होंगे NH3 और PH3, ऐसे ही होंगे। अब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है उसे डीलोकलाइज होने के लिए इतनी सरफेस मिल रही है ना। yes. और फास्फोरस में लोन पेयर को डीलोकलाइज या डिस्पर्स होने के लिए ज्यादा सरफेस मिल रही है। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नाइट्रोजन के पास ज्यादा होगी या फास्फोरस के पास ज्यादा होगी? नाइट्रोजन के पास। जब नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा बेसिक होगा या कम बेसिक होगा? ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन सर d ऑर्बिटल भी तो होगा। किसके पास? फास्फोरस के पास। तो d ऑर्बिटल का क्या करें? वो इलेक्ट्रॉन समझिए सर। उस d ऑर्बिटल का क्या करें बच्चे?
इलेक्ट्रॉन खाता है तो फिर कुछ नहीं सर। किसका? अपना अपना खुद का थोड़ी खा लेगा, यस सर। दूसरे से ही तो खाएगा, मांगेगा। हाँ तो PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे डी ऑर्बिटल यूज करके। ओके सर। ठीक है। अब देखो बेसिक, अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिल्बीन। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्या देखने को मिल रही थी? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज थी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? डिक्रीज होगी। पहला तो आसानी से हाइड्रोजन अलग हो पाएगी। अच्छा, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता हूं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलना पसंद करेगा? H+ या H-? H+। H+। और SbH3 को तोड़ूंगा, SbH बॉन्ड को तोड़ूंगा, तब हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलना प्रेफर करेगा? H-। तो डाउन द ग्रुप H- के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। और H- जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा या रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा? रिड्यूस। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। यस सर। देखो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यस सर। अब नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सर बॉन्ड लेंथ तो बढ़ रही है ना? हाँ, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। यस सर। और बॉन्ड को तोड़ना अगर आसान होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होनी है? डिक्रीज। देखो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिल्बीन, क्या देखने को मिल रहा है? स्टेबिलिटी कम हो रही है ना? यस सर। अच्छा, अब डाउन द ग्रुप बच्चों एक चीज और देखना, अमोनिया के केस में बच्चों ये वाला बॉइलिंग वॉलेटिलिटी वाला जो फैक्ट है, वो वॉलेटिलिटी वाला फैक्ट हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। कम होगी सर। कम होगी सर। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी होगा ना? यस सर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसका ऑर्डर उसका उल्टा किसका मिल जाएगा ऑर्डर? वॉलेटिलिटी। देख लो, वॉलेटिलिटी का ऑर्डर हमें उल्टा मिल रहा है। नहीं क्लियर है बच्चों? यस सर। ऑर्डर समझ में आ गए चारों? यस हाँ। सर, एक स्टेबिलिटी का जो हमारा फैक्टर होता है जब हम डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमें कौन सा फैक्टर मतलब चेक करना होता है? बच्चे हम थर्मल स्टेबिलिटी देख रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट कर रहे हैं तो वो स्टेबल है या नहीं। मतलब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक किया करें जब हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ठीक है सर। ठीक है। और बच्चों ये ध्यान रखना, ये कोवेलेंट कंपाउंड में है। आयनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। NaCl को गर्म करके Na और Cl में तोड़ सकते हैं क्या? नो सर। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई थर्मल। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम थर्मल स्टेबिलिटी ना देखकर उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, लैटिस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रुप S ब्लॉक पढ़ोगे, मींस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पढ़ोगे, तो वहां पर कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां सारे कंपाउंड कैसे है? आयनिक है। ठीक, चलो अब दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, हैलाइड्स। हेलोजन के साथ रिएक्शन करें तो हैलाइड फॉर्म होंगे। यस सर। अब नाइट्रोजन का हैलाइड NF3 के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में। यस सर पढ़ा। NF3 का डाइपोल मूवमेंट NH3 से कम होता है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा गया होगा बहुत सारे बच्चों से। NF3 का डाइपोल मूवमेंट NH3 से कम होता है, ऐसा वाला फैक्ट।
देखो अब बच्चों एक चीज समझना, अगर फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये दो तरह के क्लोराइड बनाएगा, PCl3 और PCl5 बनाएगा या नहीं? यस सर। लेकिन फास्फोरस के बाद अगर मैं आर्सेनिक ले लूं, एंटीमनी ले लूं और बिस्मथ ले लूं, वो भी इसी तरह के दो तरह के हैलाइड बनाएंगे, ट्राइक्लोराइड, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड। लेकिन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन केवल हेलोजन के साथ ट्राइहैलाइड फॉर्म करता है, पेंटाहैलाइड फॉर्म नहीं करता। क्यों? सर डी ब्लॉक की वजह से, क्योंकि वो डी सबशेल अवेलेबल ना होने की वजह से या डी ऑर्बिटल की अवेलेबल ना होने की वजह से। क्या नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता। नो सर। नो सर। नहीं होता। अब डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाएगा? तो इसीलिए ये क्या बनाता है? केवल ट्राइहैलाइड फॉर्म करता है, बाकी सारे एलिमेंट EX5 पेंटाहैलाइड टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब नाइट्रोजन कौन कौन से बना रहा है? NF3, NCl3, NBr3, Ni3। स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? NF3 से Ni3 तक NF3 की सबसे ज्यादा। NCl3 NBr3R एक्सप्लोसिव। NCl3 NBr3 बन गए तो ये क्या कर जाएंगे बच्चों? एक्सप्लोड कर जाएंगे। सर बट आपने कहा कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ बच्चे, बिल्कुल डिक्रीज डाउन द ग्रुप हो रही है, इसीलिए BiF5 बना पा रहा है, BiCl5 BrBi5 नहीं बना पा रहा है। मैंने कब ऐसा झूठ बोला? ठीक है, नेक्स्ट फास्फोरस की बात करें, PCF, PF3, PCl3, PBr3, PI3 चारों बनते हैं, लेकिन PBr3 और PI3 लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको इन सिटू बनाते हैं, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ। यस सर। अच्छा, अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। यस सर। देखो आयोडाइड तो नहीं बना रहा है ना, पेंटा आयोडाइड फास्फोरस डाउन। आर्सेनिक में जाए तो आर्सेनिक देखो बच्चे, ये गलत लिखा है, AsCl5, AsF5 और AsCl5 बना रहे हैं, AsBr5 AsI5 नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आर्सेनिक का साइज भी बड़ा है और Bri का साइज भी बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड कैसा हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल और टूट जाएगा। एंटीमनी में फ्लोराइड और क्लोराइड तो बन रहे हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बन रहे। बिस्मथ केवल फ्लोराइड बनाता है जो कि स्टेबल होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते बिस्मथ के। पेंटा हैलाइड फ्लोराइड के अलावा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते बिस्मथ के लिए। ठीक है सर, Ni3 एक्सप्लोसिव नहीं होता बच्चे? Ni3 एक्सप्लोसिव होने से पहले ही टूट जाता है ना, बनता ही नहीं है, मतलब सर बना और तुरंत टूट गया तो एक्सप्लोड नहीं कर पाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। BiF3 इज आयनिक और ऑब्वियस है BiF5 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। PCl5 इज लेस स्टेबल देन PCl3। फैक्ट क्लियर है या नहीं? सर इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम इसको करेंगे। नहीं बच्चे, इनर्ट पेयर इफेक्ट की तो जरूरत तब बने होगी ना जब हम किसी चीज को बनने ही ना दें, बन रहा है। लेकिन PCl5 में क्राउडिंग, एटम्स के बीच में रिपल्शंस ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पर जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। PCl5 में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। यस सर। एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड्स की लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। यस। और ये टूट जाएगा आसानी से।
ट्राई हेलाइड है, पिरामिडल, पेंटा हेलाइड है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ये फैक्ट क्लियर है? यस सर। अब रिड्यूसिंग Yes, नेचर ऑफ sir. ट्राई हेलाइड, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है? जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए। क्यों बच्चों? भाई दूसरा खुद रिड्यूसिंग नेचर है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। यस सर। और सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, PF3 या PI3? इसका साइज बड़ा हो, PI3। ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या देखने को मिल रही है? PI3 की सबसे ज्यादा होती है, PF3 की सबसे कम होती है। क्लियर? सर ये रिड्यूसिंग नेचर का एक बार रीजन रिपीट कर दो बच्चे। सर रिड्यूसिंग ये आई में ऐसा होता क्या है? क्या बच्चे? HI में भी देखा था, HI में भी देखा था, वो भी रिड्यूसिंग कर रहा था, PI3 में भी वो भी ज्यादा है। होता क्या है ऐसा आई में आयोडीन? बच्चे I माइनस जो है, I माइनस आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है I2+2 इलेक्ट्रॉन में, ऐसा होता है। यस सर। इसकी इलेक्ट्रॉन को होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है। कम होती है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट। हाँ, नाइट्रोजन। बच्चों ऑलमोस्ट टाइम भी ओवर हो गया है, 5:28 हो गए। बच्चों एक चीज और, कल डबल क्लास है आपकी केमिस्ट्री की। सर नाइंसाफी है। नाइंसाफी है? नहीं सर ले लो। बच्चों अभी ये 2 वीक ना आपका केमिस्ट्री का शेड्यूल बहुत टाइट रहने वाला है। सर भूल जाएंगे पहली क्लास। क्या बच्चे? इनऑर्गेनिक में पहली क्लास भूल जाएंगे। बच्चे वॉइस क्लियर नहीं है सर। दोनों क्लास ऑर्गेनिक की होगी क्या? दोनों में इनऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक चलेगी तो। सर शाम की है ना? हाँ सर पहली क्लास भूल जाएंगे। स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चों बाद में वीडियो देख लेना। और आपसे एक बात करनी थी। क्या बच्चे? जिस दिन बोलो सर, जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती ना, उस दिन इंदिरापुरम सेंटर पे क्लासेस खाली नहीं होती। अब बच्चे ये मुझे नहीं पता है, जो मुझे पता है वो शायद ये है कि कल शायद आपकी डबल क्लास होगी। ठीक है सर, लगातार के सुबह शाम? नहीं बच्चे, शाम इवनिंग में ही होगी, मॉर्निंग में नहीं हो सकती। किसी हाँ करो बेटा, बात करो। सर की ऑर्गेनिक में ना सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्वेश्चंस की ना अप्रोच ही नहीं बन रही। मतलब 2-3 बार में रिवीजन भी कर चुका हूँ। सूर्यांश 31 को हमारा ये पी ब्लॉक का और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टेस्ट है। तब तक मुझे ना ये पी ब्लॉक कंप्लीट करना है, और वो इसलिए भी अर्जेंसी है क्योंकि पी ब्लॉक जितना लंबा खींचा जाएगा उतनी आपको दिक्कत बढ़ेगी। तो पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, फिर मैं 2-3-4 क्लास जितनी आपको चाहिए ना एक्स्ट्रा क्लास करवा लूंगा मॉर्निंग में। जिसको आना है अटेंड करना है कर लेना, और हम प्रॉब्लम्स को और इस तुम्हारे डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे मॉर्निंग में। हर किसी के लिए कंपल्शन नहीं होगा, आप आओ और बैठो। ठीक है, जैसे आप एक काम कर सकते हो आसानी से। आप में से कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप 6 दिन में से 1 दिन स्कूल की छुट्टी मार सकते हो? नहीं सर 2 दिन सर 1 दिन 2 दिन, जिस दिन छुट्टी मारोगे तो 1 दिन अगर छुट्टी मार लोगे 3-4 घंटे की क्लास कर लेंगे। तो आपके पास पूरी लिबर्टी होगी, जितने क्वेश्चन डाउट प्रैक्टिस करनी है करेंगे। तो मैं अभी क्या करूं सर आपसे? अभी बच्चों ये करो, आपने एल्काइल हैलाइड हेलोएल्केन पढ़ लिए ना, उसको एनसीईआरटी को पानी में घोलो और पी जाओ। मतलब पीली तो एनसीईआर अच्छा फुरफुरी आ रही है। एनसीईआरटी को के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सीबीएसई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चे? इनऑर्गेनिक में कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी? ऑर्गेनिक में कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी? इनऑर्गेनिक में बच्चे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई नहीं रहा है बोर्ड से। क्या चीज नहीं आ रहा है? चैप्टर काट दिया बोर्ड से।
बोर्ड से, अरे बोर्ड से तो काट दिया बेटा, जेई ने थोड़ी काटा है। हाँ सर, बस बता। सर एक डाउट पूछ रहा था। हाँ पूछ ले बच्चे। सर एक ऑर्गेनिक का है वो सर। हाँ पूछ। आपने सर मुझसे पूछा था ना, वो एक एग्जांपल लेकर आई हो जिसमें एक एक करके हो रहा है OH का। हाँ तो सर एक बार मैंने ग्लिसरॉल विद एक्सेस ऑफ HI बोला था, आपने कहा था उसमें तीनों एक साथ हटेंगे। बच्चे एक बात मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं मुझे किसी से लड़ाई हो जाए, मैं उसके 3 थप्पड़ मारूं तो सक्सेसिव मारूंगा या एक साथ 3 थप्पड़ मार लूंगा? ऐसे भी मारने पड़ेंगे सर, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। तो जो कोलिजन होंगे मॉलिक्यूल्स के, वो एक साथ, क्या 4 मॉलिक्यूल का एक साथ कोलिजन हो सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स का एक साथ एक ही टाइम पर कोलिजन पॉसिबल है? नो सर, 2 का ही। और वो भी इफेक्टिव हो जाए, इसके चांसेस कोलिजन तो हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे सर। कम होंगे। तो वो काम तो सक्सेसफुल होगा, लेकिन चारों हटाकर दिखाते हैं। अच्छा सर, होगा एक एक करके, लेकिन सर तो फिर वो रीअरेंजमेंट का तो कॉन्सेप्ट आया नहीं ना फिर बच्चे रीअरेंज होने से पहले ही दूसरे को लेकर भाग जाएगा ना सर। फिर ऐसे हमें कैसे पता क्वेश्चन में कि कब हमें रीअरेंज करना है, कब एक एक करके करना है? अच्छा चल, मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ। मेरे पास ये है ना CH2 CH CH2 OH OH OH, इसको मैंने HI दिए, तो HI H+ आयन देगा या नहीं? देगा सर। अब ये H+ आयन क्या किसी एक पर्टिकुलर OH का प्रोटोनेशन करेगा? तीनों का प्रोटोनेशन कर सकता है। तीनों का कर सकता है सर। तो यहां पर OH2 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 ये बन जाएंगे। यस सर। अब इन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक I- का होगा और H2O निकल जाएगा। यस सर। अब बच्चे एक बात बता, तीनों OH जो है तीनों OH का प्रोटोनेशन हो चुका है, ठीक है? तो इसमें अभी कार्बोकैटायन तो फॉर्म नहीं हुआ ना? सर मैं आपकी बात समझ गया सर। मैं एक बार ये वाला जो क्वेश्चन लेकर आया, एक बार ये वाला भी लिखोगे? बोल सर। एक साइक्लोब्यूटीन है। साइक्लोब्यूटीन है, बोल आगे बोल बच्चे। और उसके अल्टरनेट कार्बन्स पे एक इथी OH जुड़े में एक सर इथाइल बनके। ये ऐसे OH सर मतलब एक इथेनॉल भी जुड़ा हुआ है, 2 इथेनॉल जुड़े, सॉरी मिथेनॉल। CH2OH जुड़ा है। हाँ CH2OH जुड़ा। अरे यार चल, ये है। यस। इसका रिएक्शन सर H+ और उसके साथ किया गया हीट के साथ। ये सर 11th में थी हमारे पास रिएक्शन। देख, सबसे पहले H+ दिया, ठीक है? दोनों OH का प्रोटोनेशन हो सकता है ना? यस सर। किसी एक का भी करा दो पहले। यहां पर देख, यहां पर H+ दिया है और हीट कर रहे हैं, तो क्या कोई रिएक्शन करा रहे हैं या रीअरेंजमेंट करा रहे हैं? सर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, रीअरेंजमेंट भी हो गई। एलिमिनेशन एक्सपेंड हो गई। हाँ, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के साथ होगा, क्योंकि ब्यूटीन रिंग तो स्टेबल नहीं है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर OH2 बना और ये OH2 निकल गया, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा या यहाँ पर नहीं? सर मैं यही मेरा सवाल, क्वेश्चन तो हो जाएगा। हाँ। सवाल ही मेरा ये है कि उसके अंदर हमने तो वो दोनों उसमें भी OH थे। हाँ। यहाँ भी OH है, यहाँ पर हम करते हैं एक करा रीअरेंजमेंट करा, फिर हाँ। हमने दूसरा वाला हटाया, बिल्कुल। और उसके अंदर हमने तीनों साथ हटाए। बच्चे यहाँ पर भी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होंगे, अनस्टेबल रहेंगे। बनेंगे तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके स्टेबल होने के चांसेस कम होंगे। प्रोटोनेशन तो हो जाएगा, लेकिन इस H2O का रिमूवल देर से होगा। मैंने क्या कहा था? H2O का रिमूवल वहां से भी नहीं किया था ना? यस सर। मैंने क्या कहा? I- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और H2O निकल कर जा रहा है, यही तो कह रहा था। यस सर। तो यहां पर एक H2O मैंने निकाला है, कार्बोकैटायन बनाया है, रीअरेंजमेंट होगा, फिर इसमें से H2O निकल कर जाएगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। बात समझ में आ गई बच्चे? सर मतलब हमारे कहने का मतलब है, जैसे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तब तो उसको सपोर्टिंग फैक्टर मिल गया कि वो हट जाए,
बिल्कुल। यहाँ पे उसके पास हीट है जो कि मतलब उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो 2 कार्बोकेटायन साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक एक करके। वहां पर भी हमने एक एक करके I- का अटैक कराया था ना, यहाँ पर भी H2 को हम एक एक करके तोड़ रहे हैं। ओके सर। ठीक है बच्चे, अब समझ में आ गया? सर मैं भी एक चीज पूछ लिया। क्या बच्चे? तो मुझे भी एक चीज पूछनी थी सर, मतलब एक पूछ बच्चे पूछ। सर की जैसे मैंने ना कहीं पढ़ा था कि अगर बेंजीन पे एक कार्बोकेटाइन लगा हुआ है वो ज्यादा वो मतलब कम स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन से। बच्चे तूने थोड़ा सा मैं आधी चीज सही पढ़ी है, आधी गलत पढ़ी है। कहने का मतलब तेरा ये है, जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से कम होगी। हाँ सर यही मतलब है। ये नहीं बच्चे, वो तेरे कहने का मतलब अलग था। अगर मैं इसे टर्शियरी बना दूं, यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल जोड़ देता, तब कहानी उल्टी हो जाती। अच्छा ठीक है। अब यहाँ अब बच्चे बता रहा हूँ, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? अल्फा हाइड्रोजन 9 है, 9 तो अल्फा हाइड्रोजन है, 10 बनेंगे ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन और एक ये है, 10 बनेंगे, तो 10 स्ट्रक्चर हो गए। यस सर। और यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? सर 5 टोटल। 4 बच्चे, 2 ऑर्थो पैरा पोजीशन और एक यही वाला। भाई 2 ऑर्थो पोजीशन, एक यही वाला, एक पैरा पोजीशन और एक खुद, 4 बनेंगे ना। तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या 5 या 5 से ज्यादा है? अगर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर का नंबर रेजोनेटिंग फॉर्म से 5 या 5 से ज्यादा हो, तब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। फिर तो इसका कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना, मतलब ये रूल है ना कि अगर 5 या 5 से ज्यादा हो। बच्चे ये ना रूल भी नहीं है, ये जनरलाइज किया गया है कॉम्पिटिटिव नीड के हिसाब से, जनरलाइज कर दिया गया है। मतलब ऐसा कहीं फैक्ट नहीं देखोगे, जो मैंने तुम्हें बताई ना, डिफरेंस 5 या 5 से ज्यादा होगा तो स्टेबल होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये जनरलाइज कर लिया गया है क्योंकि इस तरह का फैक्ट जेई में पूछा जाता है। सर तो ये हर जगह पॉसिबल होगा ना, जो आपने भी बताया बच्चे आपके लिए जो आएगा उसमें एप्लीकेबल होगा। हाँ बच्चे, और कुछ रूल वापस रिपीट करना। बच्चे, अगर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस 5 या 5 से ज्यादा हो, तब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ये मत कर लेना हाइपर कॉन्जुगेट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 बन रहे हैं और हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 4 बन रहे हैं, तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is greater than equals to 5, then hyper conjugate structure it will be more stable. क्लियर है सर? अगर इसी केस में कार्बोकेटाइन की जगह कार्बन का फ्री रेडिकल होता तो ये नहीं होता ना? नहीं बच्चे, फ्री रेडिकल में ये अप्लाई नहीं होता। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ पूछो सर। एक साइक्लोपेंटेन है, ठीक है सर, उसमें मिथाइल है। मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। यस सर। हाँ सर, इसको HBr2 HNU की प्रेजेंस में ट्रीट किया है। क्या? BR2 और HNU की, हाँ X बनेगा। X बनेगा बिल्कुल, मेजर प्रोडक्ट। हाँ देन उसको फिर फर्दर करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, और हीट वाई क्या बच्चे? हीट भी है। हाँ एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन करा रहे हैं बच्चे। तुम्हें ध्यान हो, मैंने कहा था एल्कोहल होगा तो एलिमिनेशन होगा। यस सर। एलिमिनेशन के लिए हीट की भी जरूरत पड़ जाती है। वाई बन गया। फिर सर उसको HBr पेरोक्साइड से कराएंगे। HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन करा दिया, फिर Z बनेगा और Z बताना है। आसान है बच्चे, ये देखो, ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ब्रोमिनेशन कहाँ डोमिनेट करेगा?
सर 3 डिग्री 3 डिग्री पर। तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट तो 3 डिग्री कार्बन वाला ही बनेगा। यस सर। अच्छा, अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती हैं। यस सर। अब जरा देखना, मेरे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। किसमें एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड दिखाई दे रही है? सर सेकंड वाले में। सेकंड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है यहाँ पर। सर ये वाला स्टेप आपने कैसे किया? बच्चे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सेटजेफ रूल कहता है हमारा। सर अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तब भी होता है? एल्कोहलिक KOH बच्चे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहाँ बनती है? जहां बेस बहुत बल्की हो या पुअर लिविंग ग्रुप हो। ध्यान करो, मैंने तुम्हें हॉफमैन रूल पढ़ाया है। यस सर। हॉफमैन एलिमिनेशन कराया था ना? यस सर। तो वहां पर क्या कहा था? बहुत बल्की बेस हो या पुअर लिविंग ग्रुप हो तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, कहा था। यस सर। अब एल्कोहलिक KOH है तो कैसा है ये? बड़ा बेस है क्या छोटा बेस है? सर छोटा बेस। छोटा और बेस है। BR जो है गुड लिविंग ग्रुप है पुअर लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग। गुड लिविंग। तो अंदर से होगा। यस सर। अब HBr पर ऑक्साइड कर सकते हैं। यस सर। बन जाएगा। यस सर। सर ये यहाँ से कैसे बनाया आपने? क्या बच्चे? सर ये जो अल्कोहलिक KOH का करवाया है वो कैसे हुआ? बच्चे या तो देखो H यहां से निकल सकता है या H यहां से निकल सकता है, या तो ये HBr निकल जाए या फिर ये वाला HBr निकल जाए। यही 2 पॉसिबिलिटी है बच्चे। यस सर। अगर मैं इधर से HBr निकालता हूं तो ये बनेगा, और इधर से HBr निकालता हूं तो ये वाला बनेगा। ओके सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा रहे हैं। अल्फा कार्बन तो ये वाला हो गया, या तो बीटा इधर से जाएगा या बीटा ये होगा या बीटा ये होगा। ये बीटा और ये बीटा सेम है, ये बीटा डैश है, तो एलिमिनेशन तो बीटा से होगा क्योंकि यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। यहाँ पर देखो CH2 CH3 CH2, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना यहाँ पर। यस सर। इसलिए सेटजेफ रूल लगाएंगे बच्चे। ओके सर। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों, कल इससे आगे का पार्ट। तब तक खुश Thank you, रहो, sir. मस्त रहो बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम Thank you, बच्चों, sir. वेलकम वेलकम बच्चों। सर नोट्स टाइम पे बच्चे बस क्योंकि अभी इसके नोट्स ऐसे ही होते हैं। बच्चे बस अभी शेयर कर रहा हूँ और पूरी स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ, तो कल वाला पार्ट भी इसी में होगा, वो भी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर जो आपने नोट्स में अल्काइल और अलाइड के क्वेश्चंस दिए थे वो अभी तक आए नहीं है? नहीं आए हैं? नहीं, उसकी नोट्स अपलोड नहीं हुई है। चलो मैं चेक करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। चलो मैं शेयर करता हूँ बच्चे, ठीक है? चलो ओके बच्चों, थैंक यू।